क्लास 10 मैथ्स और आज हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा चैप्टर, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे यार। आपको करना क्या है, बस सिंपल सा नोट्स बनाते रहना है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। बाकी क्वेश्चन यूं बनेंगे और एग्जाम्पल पहले लगाना, एक्सरसाइज बाद में। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वही हमें पढ़ना है। बट उससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि है क्या, चल क्या रहा है जिंदगी। तो देखो, एक हमारा बहुत ही एकदम प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था मिष्टी। मिष्टी, उसके पिताजी ने उसको 20 रुपए दिए, भेल भाल खाने के लिए नहीं, उसको 20 रुपए दिए कि जाओ, उसके गांव में मेला लगा हुआ था कि जाके मेला देख लो। ठीक, तो 20 रुपया लेके मेला पहुंची, एकदम बढ़िया से तैयार यार होके। जब मेला पहुंची तो उसे जो है, उसका जो मकसद कह सकते हैं, मकसद नहीं मतलब उसका जो मन था मेले में एंजॉय करने का, वो था कि एक जाइंट व्हील वहां होता है। जाइंट व्हील देखे सभी लोग मेले में गए होंगे यार, एक बहुत बड़ा सा झूला होता है, तो उसमें उसको राइड लेना था, पहला। दूसरा मन था उसका हुपला खेलने का। हुपला क्या होता है सर? हुपला होता है यार, ऐसे रिंग दिए रहते हैं आपको, 2-4 रिंग देते हैं, सामान बिखरा हुआ होता है, आपको अगर डाल दिए तो रिंग जिस पे डाल दिए तो आप सामान आपका। तो वो भी उसको खेलना था, मतलब 2 उसको ट्राई करना था, 2 ही के लिए वो गई ही थी मेला में। ठीक है, तो मेला पहुंची, एकदम बढ़िया से मेला मेला जो भी बोलिए आप, फेयर। तो वहां पहुंची तो उसने देखा जाइंट व्हील है, तो जाइंट व्हील का दाम उसने पूछा, तो उसको पता चला कि 3 रुपए एक राइड का, वन राइड, फॉर वन राइड उसको 3 रुपए देना पड़ेंगे। और अगर उसको हुपला खेलना है तो एक बार खेलने के लिए 4 रुपए देना पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। तो उसने जितनी बार जाइंट व्हील पे राइड किया, ठीक है, उसका आधा बार उसने हुपला खेला। ठीक, ये बताया जा रहा है, इट्स इंफॉर्मेटिव बात उसके बारे में बताए हैं कि जितनी बार वो जाइंट व्हील पे राइड की, उसकी आधा बार उसने हुपला खेला। ठीक, अगर मैं ये कह दूं कि जाइंट व्हील पे वो x बार गई, ठीक, तो हुपला उसने x/2 बार खेला। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर इसको y मान लू, लेट इट बी y, लेट कि वो जाइंट व्हील पे x बार गई और हुपला खेलने y बार गई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं सर इसमें ये कहां से आ गया? तो यार मैथ पढ़ रहे हो, कहानी नहीं चल रही है, थोड़ा तो आएगा ना x y। तो जाइंट व्हील पे उसने x बार गया, हमने ये माना है, लेट इट बी x कि उसने जाइंट व्हील पे राइड x बार लिया और हुपला उसने y बार खेला। तो उन्होंने कहा है कि जितनी बार जाइंट व्हील पे राइड किया, उसका आधा बार वो हुपला खेली, यानी कि y इक्वल टू x/2। सर हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब देखो, हमें ये बताना है कि उस कितनी बार उसने जाइंट व्हील पे राइड किया और कितनी बार उसने हुपला खेला। ठीक, तो एक इक्वेशन यहां से बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसको इधर ले आते हैं, तो उसके पिताजी ने उसको 20 रुपए दिए थे। तो अगर एक राइड के, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक राइड के 3 रुपए हैं, तो उसने x राइड लिया है, तो x के कितने हो जाएंगे, 3x रुपीज, है ना? हाँ सर। वहीं पर अगर मैं हुपला की बात करूं, तो हुपला एक बार हुपला खेलने पे, राइड नहीं यार, एक बार हुपला खेलने पे y कह रहा हूं, 4 रुपए लग रहे हैं। एक बार हुपला खेलने पे 4 रुपए लग रहे हैं, तो y बार उसने हुपला खेला है तो 4y लगेंगे। है ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल रुपीस कितने हो गए, टोटल रुपीस उसने मेले में उड़ाया 3x प्लस 4y। ठीक, और उसके पिताजी ने कितने दिए थे, 20, तो ये तो 20 के बराबर होंगे ना? हाँ सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसके पास 20 रुपया था, 20 से ज्यादा तो खर्चा कर नहीं सकती है। हाँ, तो ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन जो दिख रहा है ना आपको, यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या मैंने कहा? यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया? अब अगर आपको पता करना है कि जो हमारी मिष्टी थी, उसने कितनी बार जाइंट व्हील पे राइड किया, कितनी बार हुपला खेला, तो उसके लिए आपको मेथड पता होने चाहिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, है ना? तो वो हम आगे बढ़ेंगे, मेथड टू सॉल्व इट। पहले इसका और भी इसके बारे में बातें हैं वो कर लेते हैं। बिठा दूं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आया? एग्जांपल था थोड़ा सा, मतलब हो सकता है ना समझ में आया हो, बट ट्राई किया हूं मैं समझाने का। ठीक है, बिठा दूं, अभी आएगा, थोड़ा थोड़ा आगे आगे आएगा। अभी ये समझिए कि कहाँ कहाँ यूज है इसका। ठीक, ये थोड़ा यूज है था।
एग्जाम्पल खत्म होता हुआ बूम इधर आई। अब अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूं, क्या कहा मैंने, लीनियर इक्वेशन, जनरली एक लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है ऐसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक जनरली लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल हमने 4 टाइप में डिवाइड किए थे, है ना। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक। तो इस जो देख रहे हो आप ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हाँ सर पॉलिनोमियल है, और इसका जो वेरिएबल है क्या वो बटे में है, क्या उसकी पावर नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर पॉलिनोमियल है तो अगर इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है सर, डिग्री है 1। इसका मतलब इट्स अ लीनियर इक्वेशन, है ना। प्रूव हुआ कि नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इन 2 वेरिएबल है क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है x और y। डिग्री क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 1 ही है ना, तो डिग्री 1 है इसका मतलब, तो यानी कि ये इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो प्रूव हुआ लीनियर इक्वेशन क्या था। हाँ सर समझ में आया। तो लीनियर इक्वेशन यही होता है। क्लियर हो गया, कुछ था नहीं इसमें यार। ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है। यहां पर a b c क्या है, क्या है, a b c r कांस्टेंट, यार सिंपल बात है, भूल जा रहे हो, a b c r कांस्टेंट। देखो लीनियर इक्वेशन होने के लिए मैंने एक कंडीशन तो बता दी, क्या कि डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल 2 होनी चाहिए, वो तो बात की बात, डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। 2 वेरिएबल की बात है तो 2 वेरिएबल भी है। एक लास्ट इक्वेशन, एक लास्ट कंडीशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक लीनियर इक्वेशन को होने के लिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, a एंड b शुड नॉट बी, या कह सकते हो शुड बी नॉन जीरो। जो भी कहा हूं इसको एकदम ध्यान से बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहूं, पढ़ लिया। ए बी शुड बी नॉन जीरो, ए बी शुड बी नॉन जीरो, यहां पर ए और बी नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन निगेटिव की बात नहीं है, निगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस नॉन जीरो ना हो। क्यों सर, मान लो मैंने ए को जीरो रख दिया, अगर मैंने ए को जीरो रखा तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, बी वाई प्लस सी। ठीक, बी वाई प्लस सी। क्या तुम्हें देखने से लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, नहीं सर, एक ही वेरिएबल रह गया ना। अगर ए और बी दोनों मैंने जीरो रख दिया तो एक्स और वाई दोनों गायब हो जाएगा, तो भाई वेरिएबल रह ही नहीं जाएंगे, लीनियर इक्वेशन भी नहीं रह जाएगा क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री किसकी देखेंगे। समझ में आया। तो ये एक मात्र कंडीशन, इसको याद रखिएगा कि ए बी शुड बी नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए। इसको बुक में लिखे रहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। इनके कहने का मतलब ये है कि ए बी निगेटिव कोई मतलब नहीं है, हम उसका स्क्वायर करके अगर ऐड कर रहे हैं तो जीरो के बराबर नहीं आएगा क्योंकि दोनों नॉन जीरो चाहिए ना। ये बुक का किताबी भाषा है, इसको ना समझो तो भी सही है, बस इतना समझो कि दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, शुड बी नॉन जीरो। चलिए बेटा, अब हमारा हेडिंग है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 हैविंग 2 वेरिएबल, कंडीशन क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी शुड बी नॉन जीरो। ओके नाइस। चलो बेटा, अब हमारा एक और टॉपिक है, वो क्या है, वो है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, या कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके सर, इसको समझने के लिए मैं एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, चेक करो। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है सर। इसमें 2 वेरिएबल है, हाँ। क्या a और b जीरो की इक्वल है, नहीं सर, a b नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। कंफर्म हो गया, हाँ सर। एक पार्टिकुलर एग्जांपल लिए तो प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं। अब इससे एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई की वैल्यू लिख के। ग्राफ बनाने आता है कितने लोग को, नहीं आता है तो सीख लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूं तो वाई कितना दिया,
y कितना देगा 2। अगर x की वैल्यू 2 रखना हो तो y देगा 1, x की वैल्यू 3 रख दिया तो y इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पुट करते हैं, सिंपल सा है, सब प्लस में है तो 1 2 3 4 1 2 3 4। x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 यहाँ पर, x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 1 यहाँ पर, x की वैल्यू 3 तो y इक्वल टू 3। एकदम एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, फिर भी थोड़ा इसको मैच करने के लिए हम बना दे रहे हैं ताकि आपको ये क्या बना सर? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक, तो एक लीनियर इक्वेशन का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि एक लीनियर इक्वेशन शो करती है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्या शो करती है? सोर्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस ये जो इक्वेशन है ना, इसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन बना ग्राफ पे, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सी बात है, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने ये कहा कि एक इक्वेशन है, हाँ सर इक्वेशन है, कैसा? लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्योंकि ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे आप तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस इतना समझने की बात। हाँ सर, प्लॉट करेंगे ऐसे। अब ये जो मैंने लिखा हूं इसका मतलब ये है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होते हैं उसका पेयर ऑफ वैल्यूज होते हैं। पेयर ऑफ वैल्यूज मतलब हर x के लिए एक y की वैल्यू होगी और दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि x इक्वल टू 1 आए तो फिर y वैल्यू नहीं आएगी। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो पेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में x और y। ठीक है, तभी तो पॉइंट्स बने हैं x और y, तभी तो x और y पॉइंट्स बने हुए हैं। हाँ सर, एक इंफॉर्मेटिव बात कि x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, मे भी स्पेलिंग गलत हो जाए। y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दिया हूं। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो समझ में आया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन का, कि वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। क्या मैंने कहा? वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, दैट्स ऑल। ठीक, दूसरी बात, ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ पे बना है इस पे किसी भी पॉइंट को अगर उठाओगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मतलब अगर मैं यहां से 1 2 उठा लूं, 1 2 उठा लूं, 1 2, देखो यहां से कोई पॉइंट उठाई, ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? 1 और 2। यहाँ पर ए है ना, ए क्या है? 1 और 2। अगर ये यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। समझ में आता है ना? ये x होता है, ये y होता है। हाँ सर, अब इस x और 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 यहाँ पुट करो, क्या 3 आ रहा है? कौन नहीं जोड़ पाता है भैया? 1 + 2 = 3, तो यानी सेटिस्फाई किया है ना। इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन से तो ये लाइन बनी है, और कौन सा लाइन बनाई? एक स्ट्रेट लाइन। तो एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और जो पॉइंट्स होते हैं आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉइंट, सॉरी आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमेशा ग्राफ बनाना पड़ेगा? इसके मेथड्स हैं यार, हमेशा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, फिर उसके बाद हम मेथड बताएंगे कि कैसे हमें निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, बिठा दूं? बिठा दें? अभी बहुत बात करनी है यार, बहुत कुछ है इसमें, ऐसा नहीं छोड़ेंगे इसको, एकदम तोड़ के रखते हैं। बिठा दो, चलिए नोट कर लिया क्या है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कुछ है नहीं फिर भी सर आप ऐसे कहते रहते हैं कुछ है नहीं और फिर निकल लेते हैं। चलो अब देखो एक बात कि यार लीनियर इक्वेशन जो होती है, सॉरी 2 वेरिएबल्स की, सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करूं अगर, लीनियर इक्वेशन हमने बचपन में क्या पढ़ा? 1 वेरिएबल का। ठीक है, बचपन में हमने 1 पढ़ा, ऐसा 2x + 4 = 5 है ना। तो x की वैल्यू निकाल लेते थे हम, 5 - 4/2, x की वैल्यू होगी 1/2, दैट्स इट। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं कि जितने वेरिएबल्स होंगे एक लीनियर इक्वेशन में, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनिएगा, जितने वेरिएबल होंगे एक लीनियर इक्वेशन में, हमें उसको सॉल्व करने के लिए उतना ही रिलेशन चाहिए होगा। देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल था तो मुझे एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ी इसकी वैल्यू निकालने के लिए।
ठीक। अब अगर मैं दो वेरिएबल ले आता हूं किसी तरीके से, दो वेरिएबल ले आता हूं किसी तरीके से, देखो एक और दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल आ गए ना, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ये दिमाग में घुसाओ पहले, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, उतना रिलेशन उन दोनों के बीच में हमें चाहिए, उतना रिलेशन हमें उन दोनों के बीच में चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। दिमाग में आ रहा है, तीन वेरिएबल होता तो तीन इक्वेशन चाहिए था, एक था तो एक ही इक्वेशन से काम हो गया, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन चाहिए। चार का क्यों झंझट करना यार, है ना। तो यहाँ देखो दो वेरिएबल है तो हमें उन दो वेरिएबल के बीच में दो रिलेशन चाहिए, ठीक। उसको सॉल्व करने के लिए या तो ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, ठीक। समझ में आया। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या है, जनरली देखेंगे उसको। जनरल याद है ना, जनरली कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इट्स अ जनरल लीनियर इक्वेशन। जनरल मिटार के समझाता हूं, मिटार के समझाते हैं। अब क्या इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, एक सिंपल सी बात आपके दिमाग में आ रही है, दो इक्वेशन लेते हैं ना हम, दो इक्वेशन ले रहे हैं, ए ऐसा b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने दो इक्वेशन लिया, जनरली दो इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ध्यान से सुनो, मतलब ये ग्राफ पे कैसे शो होगा यार, ना बड़ा नाम ले रहे हैं सारा। अब वहां मैंने एक इक्वेशन लिया था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 या जो भी हो, एक ही इक्वेशन था, तो हमें ग्राफ पे एक लाइन दिखी थी, हमें ग्राफ पे एक लाइन दिखी थी कुछ ऐसी जाती हुई, है ना। तो दो लाइन, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी, सिंपल सी बात है। एक इक्वेशन तो एक लाइन बनी, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी, ठीक है सर। अब दो इक्वेशन दो लाइन बनेगी, तो देखो वो दो लाइन बन सकती है, तीन पॉसिबिलिटी है। आप खुद सोचिए, आपका अगर पेपर दे दिया जाए, आपको एक पेपर एक पेन दिए हैं, अब आपको दो लाइन बनानी है, ठीक। तो आप कितने तरीके से बना सकते हैं, तीन तरीके से। कैसे, मैं बताता हूं। ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज, ओनली थ्री पॉसिबिलिटी। क्या क्या है, देखिए पहला क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। पहला इंटरसेक्टिंग क्या है, मतलब यही है, यही देखिए, यही बना दूं क्या, देखिए ऐसे छोटा सा ग्राफ, कैसे जा रहे हैं, या तो ऐसे एक जगह कट कर रही है दोनों लाइंस, समझ में आ रहा है, ये दोनों लाइन है ए बी सी डी, दोनों एक जगह कट कर रही हैं। एक ऐसा तरीका है आप बना सकते हैं, दोनों लाइन को बनाना है, एक पेपर पे दो लाइन बनाना है, एक ऐसा तरीका हो सकता है। दूसरा तरीके की बात करते हैं सर, दूसरी प्रॉपर्टी पॉसिबिलिटी क्या है, पैरेलल। सर क्या लिख दिए, ये मेरे सर ऐसे लिखते थे पैरेलल को, हमको नहीं समझ में आ रहा। ओके सर, पैरेलल, पैरेलल कैसे बनेगा सर, देखिए ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा हूं आपस में। अगर ऐसे ही बस ऐसा सिंपल सा पेपर दे दिया जाए आपको, बनाइए, तो दोनों लाइन को या तो ऐसे बना सकते हैं, हाँ सर, या फिर ऐसे ऐसे बना सकते हैं, तो बनाना। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मतलब यहां देखिए, कोइंसाइड मतलब ऐसे और दूसरी लाइन भी ऐसे चली जाए, हाँ दोनों लाइन यही है, एक के ऊपर एक बना दिए दोनों को। और कोई पॉसिबिलिटी दिमाग में आ रहा है, अगर आ रहा है तो बनाने की कोशिश करो। सर कह रहे हैं सर हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे फिर ऐसे, तो वही तो बात हुई, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और भी कुछ, सर ऐसे और ऐसे बना दिए तो पहला लाइंस, सर ऐसे और ऐसे बना दिए तो इम्पॉसिबल, ऐसे ऐसे बनाए हैं, हाँ सर ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको और लंबा खींच दो ना, लाइन है, लाइन हैज नो एंड्स, कट किया ना। समझ में आया कि नहीं, मतलब नहीं बना सकते भैया, तीन पॉसिबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं। देखो सर ऐसे और ऐसे बना दिए, तो इसको और खींचो, इसको और खींचो, यहां देखो कट कर गई, लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट। तो भैया कैसे भी करके यही तीन पॉसिबिलिटी निकलेगी, देख लो। एक तो यहां बना
कोइंसाइड वाले कोइंसाइड वाला, ऐसा फिर ऐसा कोइंसाइड, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो दो लाइन बनेगी तो दो इक्वेशन रहेगी तो दो लाइन बनेगी, है ना। तो अगर एक क्या कंडीशन है कि इंटरसेक्ट कर जाए, एक क्या कंडीशन है कि दोनों पैरेलल हो जाए, एक क्या कंडीशन है दोनों कोइंसाइड हो जाए। अब इन तीनों का मतलब क्या है वो समझते हैं बढ़िया से। इसको समझ में आ गया ना? तीन पॉसिबिलिटी क्या थी। अब देखो तो आइए समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंस होगा या फिर पैरेलल होगा, तो उसका मतलब क्या है, आखिर उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो जो दोनों इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, a1 दिख रहा है, दिख रहा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को लेकर हमने ग्राफ पे बनाया तो दो लाइन बन रही थी, उसकी तीन पॉसिबिलिटी बन रही थी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड और पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जा रही है कुछ इस प्रकार, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ में आया? देखो आपके दिमाग में देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट का मतलब एक ऐसा पॉइंट, इंटरसेक्ट तभी करी ना कि एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये जो लाइन के पॉइंट होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मैंने ये बताया। ठीक है, तो अब दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जा रही हैं तो दोनों के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एंड दैट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन। उसी को बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, मैंने कहा दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए हमें, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर एक इक्वेशन हो तो हम ग्राफ बना के हम ये कह देंगे कि जो बनेगा ग्राफ एक लाइन, उस लाइन में जितने पॉइंट है वही सोल्यूशन हो गया। आपकी बात ठीक है, बट मेरी बात सुनिए, उसके बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट, वो तो बहुत लंबा जा रहा होगा, तो मतलब बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, हद से ज्यादा सोल्यूशन। उस एक इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं ना। तो कोई भी चीज अगर कोई एक चीज, कोई भी लोग किसी एक बात को बोल रहे हैं, अगर एक इंसान किसी एक बात बोल रहा है तो लोग उतना नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन अगर दो लोग उसी बात को बोल रहे हैं तो लोग उसको गौर करने लगते हैं, या कह सकते हैं मान भी लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक इक्वेशन अगर वो सोल्यूशन बोल रही है तो नहीं, लेकिन अगर दो इक्वेशन वही सोल्यूशन बोलने लगी, दोनों इक्वेशन उस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करने लगी, दोनों इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन है वो पॉइंट। ठीक, तो यहां देखिए हमने दो इक्वेशन को अगर लाइन बनाया तो हमने पहली पॉसिबिलिटी क्या ली कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी दैट्स कॉल्ड द सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन बोलेंगे। ओनली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा लेते हैं क्या, कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड कर जाए तो कोइंसाइड करेंगे मतलब एक ऐसा गया दूसरा भी ऐसा चला गया। ठीक है, एक ऐसा गया दूसरा भी ऐसा चला गया। हाँ सर, तो एक ने ऐसा कुछ कहा दूसरा भी वैसा कह रहा है, इसका मतलब ये है एक लाइन जा रही है दूसरी लाइन भी उसके ऊपर गई, मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंटरसेक्टेड बाय द अदर लाइन। एक लाइन की हर एक पॉइंट दूसरे लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट करी जा रही है। इसका मतलब इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि बहुत बार ये तो लंबा जाएगा ना यार, जितना जा रहा है वो भी उसके पीछे जा रहा है, उसके ऊपर जाया जा रहा है, पीछे नहीं उसके ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, दो लोग कुछ बोल रहे हैं उसको कहने का बहुत सारा इक्वेशन, बहुत सारे सोल्यूशन बन रहे हैं। ठीक, तीसरा देख लेते हैं यहीं पर। तीसरा क्या है सर, तीसरा ये है कि पैरेलल कोइंसाइड हो गया, पैरेलल यानी कि कुछ ऐसा केस, ऐसा फिर ऐसा। अब देखो यार, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों लोग कट कर रहे हो, दोनों लोग मिल रहे हो, ऐसा कोई पॉइंट है? इनफाइनाइट है ना, क्या आपके दिमाग में आ रहा सर इनफाइनाइट पे मिलेंगे ये लोग, इसका मतलब भी सर इसका इनफाइनाइट पे मिलेंगे, है ना, इसका मतलब इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट है। ये नहीं कह रहा हूं कि इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे इसके। देखो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट ही सोल्यूशन में फर्क होता है भैया मेरे कहने का मतलब ये इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे इसके,
और इसका आप सोल्यूशन बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइन मीट इन्फिनिटी, वो बात की बात है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। अब पैरेलल लाइन हैज नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट में मिलेंगे वो बात की बात है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड से अच्छा बोल दो कि नो सोल्यूशन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कुछ था नहीं यार, बस इतना याद रखो, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, कोइंसाइड होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं उसको याद रखो। पैरेलल होंगी दोनों लाइन तो नो सोल्यूशन, कोइंसाइड होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक। तो आपके दिमाग में और आगे से बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कि पैरेलल हो रहे हैं, कि कोइंसाइड कर रहे हैं, नहीं। उसके लिए एक सिंपल सा आपको टेबल याद होना चाहिए, वो टेबल मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ, तो अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब उसको याद करना है, बस सिंपल सी बात, उसके सारे क्वेश्चन हिल जाएंगे आपसे, सिर्फ हिलाना नहीं है, उसको एकदम बढ़िया से लगाना है। चलिए देखते हैं उस टेबल को। तो टेबल यहाँ बना दूं, बनाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत बड़ा है यार, ठीक है। तो उसमें सब कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उसमें दिखाया गया है, एनसीईआरटी का टेबल है यार, बहुत सिंपल सा है। वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप देखिए उसको, आपको समझ में आएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसमें, इस टेबल में आप देख सकते हैं पार्टिकुलर एग्जांपल लिया गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, बस सिंपल सी बात है, हमें वो जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, उनके ऊपर खेलना है। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसका मतलब हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन, सिंपल सी बात। अगर हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, इक्वल टू c1 बाई c2 हो जा रहा है, मतलब तीनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है, मतलब दोनों लाइंस जो है वो कोइंसाइड हो जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चली जा रही है। हाँ सर समझ में आया। और अगर हम तीसरी बात करें कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मैं रेशियो कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। देखो कोफिशिएंट जो है वहां पर x और y में, x के साथ a है, y के साथ b है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, वही है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, वहां पर देख लीजिए पार्टिकुलर सोल्यूशन तो लिया गया, एग्जांपल लिया गया। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो हम ये कहेंगे कि नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस है दोनों वो क्या करेंगे, पैरेलल जाएंगी, तो पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होती, क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब ये नो सोल्यूशन, ठीक। तो समझ में आया एकदम बढ़िया से, ठीक है। पूरा जो टेबल आपको मैं दिखा दिया हूँ, एनसीईआरटी का टेबल था, आपके बुक मिल जाएगा, एनसीईआरटी तो यूज करते ही हैं। बुक मत बाया कीजिए यार, बुक से देखा कीजिए कहीं गड़बड़ हो रही है कि नहीं, मे भी मुझसे कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाए तो मुझे बताया, ठीक है। बाकी तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, अभी बहुत कुछ बचा है यार, अभी तो मेथड हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कैसे क्या सिचुएशन है। एक और बात आपको बता दूं मैं, क्या, कि अगर हमारा इंटरसेक्टिंग है, हमारा इंटरसेक्ट, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, ठीक। मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक यूनिक सोल्यूशन, ठीक। तो इसका मतलब हम इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इफ सम, मतलब अगर कहने का मतलब कि इन दोनों इक्वेशन का एक सेट ऑफ वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू है जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सोल्यूशन है, इसीलिए इनको कंसिस्टेंट बोला जाता है। कंसिस्टेंट एक वर्ड है, सिंपल सी बात है। दोनों इक्वेशन जो है वो उनका कोई सोल्यूशन है, तो इसलिए यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। और मान लो यहाँ साइड वाला ले लें, कोइंसाइड, ठीक। कोइंसाइड के केस में क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक। ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि सोल्यूशन तो है ना, एक सेट ऑफ वैल्यू है ना जो सेटिस्फाई कर रही है किस इक्वेशन को, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक। वर्ड समझ में आया। अब हम ले लेते हैं पैरेलल का केस। पैरेलल का केस लिए तो हमने क्या देखा कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक। तो ये अगर है तो यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, हम ये देखेंगे तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। ये अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। और इसको बोलते हैं कि अगर सोल्यूशन है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट। स्पेलिंग गलत हो तो माफ करिए, ठीक है। तो ये जो अभी टेबल था ना उसका थोड़ा सा समराइज फॉर्म है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल मैं इसको नोट्स में दे दूंगा। तो आपको समझ में आया कुछ बातें जो मेरे साथ
आपने की, अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो बहुत कुछ था इसमें, अभी हम और भी चीजें लेके आएंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशन। बढ़िया सा क्वेश्चन एक चल रहा होगा हमारे साथ, आपके बीच में मेरी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।